हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वानी। माई सेल्फ करिश्मा कबटवाल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओरिजिन एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे स्टार्टिंग विद यूसेजेस, देन कस्टम, then consent of state treaties, then various international organization का development and then finally codification of international law। यही वेरिएशन आपको डेफिनेशंस में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको पहले हमने ओरिजिन एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस को डिस्कस कर लिया आपके साथ, जिससे अब आपको डेफिनेशंस को समझने में बहुत एक ईजी रहे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले ही डेवलप हो चुकी है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अगर लेमन लैंग्वेज में इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन करें तो इट्स अ लॉ विच रेगुलेट द रिलेशन ऑफ स्टेट विद वन अनदर। डिफरेंट स्टेट के रिलेशन को रेगुलेट करने के लिए जो भी रूल्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ कहलाएंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। प्रायर टू 1789 से पहले इंटरनेशनल लॉ नोन एज लॉ ऑफ नेशन, ये टर्मिनोलॉजी इंटरनेशनल लॉ की जेरेमी बेंथम ने इंट्रोड्यूस की थी, और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज़ की अपनी बुक में एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा डिराइव्ड होता है कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया इंटरनेशनल लॉ, टर्मिनोलॉजी, और कौन सी बुक में इंट्रोड्यूस करवाई और कौन से टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस करवाई। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब है देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है इंटरनेशनल लॉ की, दो सम गुड अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड। देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन अभी तक नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ अभी भी डेवलप हो रहा है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंटरनेशनल लॉ में अभी भी एड ऑन हो रहे हैं, इसलिए अभी तक कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन हम डिफरेंट जुरिस्ट की डिफरेंट टाइम पीरियड्स भी डेफिनेशंस को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते चले गए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। वाले हैं डेफिनेशन की बाय प्रोफेसर एल ओपनहाइम, जिन्होंने 1905 में इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया एज अ बॉडी ऑफ customary and treaty rules which are considered legally binding by civilized state in their intercourse with each other. According to Oppenheim, international law is a body of rules. वो rules जो derived होते हैं customary और custom और treaty से, और जो consider किए जाते हैं by civilized state as they are legally binding with their intercourse with each other. यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी बॉडी है जिसमें जो रूल्स हैं वो रूल्स गवर्न या डिराइव्ड होते हैं कस्टम या ट्रीटी से, और जो सिविलाइज स्टेट हैं अपने इंटरकोर्स में एक दूसरे के रिलेशन को गवर्न करने के लिए उन रूल्स को कंसिडर करती है एज लीगली बाइंडिंग। अगर इस डेफिनेशन के हम की पॉइंट्स पे बात करें तो इट इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन स्टेट। एक ऐसी बॉडी जो डिफरेंट स्टेट्स के रिलेशन को गवर्न करती है। अब ये रिलेशन इंटर स्टेट एक्टिविटी पे होते हैं जनरली, जैसे कॉमर्स पे, ट्रेड में, एक्सट्राडिशन, असाइलम, नेशनैलिटी, जहाँ पे दो स्टेट के कॉमन इंटरेस्ट हो, वो सारे रिलेशन को इंटरनेशनल लॉ गवर्न करता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है स्टेट रिगार्ड दीज रूल एज बाइंडिंग ऑन देम इन देयर रिलेशन विद वन अनदर। स्टेट रिगार्ड करता है दीज रूल को एज बाइंडिंग ऑन देम इन देयर रिलेशन विद ईच अदर। जो भी सिविलाइज स्टेट है वो कंसिडर करते हैं कि ये जो भी रूल्स हैं हमारे म्यूचुअल रिलेशन के लिए, हमने जो भी रूल्स बनाए हैं ये इसको हम कंसिडर करेंगे एज लीगली बाइंडिंग। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। थर्ड है कि दोज रूल्स आर डिराइव फ्रॉम कस्टम एंड ट्रीटीज़। इस जो सोर्सेज हैं इस रूल के वो कस्टम और ट्रीटीज़ हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आई थिंक। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ओपनहाइम्स डेफिनेशन। ओपनहाइम्स की डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म भी है। डिफरेंट जूरिस्ट ने ओपनहाइम्स की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। फर्स्ट क्रिटिसिज्म है नॉट ओनली स्टेट बट ऑल्सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सिर्फ स्टेट ही नहीं, जो ओपनहाइम की डेफिनेशन है उसमें स्टेट को ही सिर्फ एज सब्जेक्ट बोला गया है कि स्टेट अपने रिलेशन को गवर्न करने के लिए जो भी रूल्स बनाता है वो इंटरनेशनल लॉ है। लेकिन सिर्फ स्टेट ही नहीं, इंटरनेशनल लॉ का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे सर्टेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐड हुए हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ओपनहाइम की डेफिनेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कहीं भी जिक्र नहीं है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा जो एक्सप्रेशन यूज़ किया गया ओपनहाइम ने अपनी डेफिनेशन में वो बॉडी कहा गया। बॉडी को हम जनरली डिनोट करते हैं स्टैटिक,
कि ये इट्स नॉट मूविंग, इट्स नॉट चेंजिंग। पर इंटरनेशनल लॉ क्या है? इंटरनेशनल लॉ एक लिविंग बॉडी है जो जनरली चेंज हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे उन पर नई नई चीज़ें ऐड ऑन होती जा रही हैं। तो ये एक क्रिटिसिज्म है। Oppenheim does not say that these rules are legally binding, but that they are considered so. Oppenheim की डेफिनेशन में अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने जब भी बात करी कि these rules are considered as legally binding. These, ठीक है, कंसिडर की बात करी कि सिविलाइज स्टेट कंसिडर करेंगे इन रूल्स को लीगली बाइंडिंग, पर ये लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है, या कंसिडर कौन कौन से सिचुएशन में करेंगे उसको क्लियरली डिफाइन या क्लियरली एक्सप्लेनेशन उसका नहीं दिया, इसलिए क्रिटिसिज्म हुआ ओपनहाइम्स की डेफिनेशन का। थर्ड, जो यूज हुआ टर्म सिविलाइज स्टेट, तो ये एक सेवरली क्रिटिसाइज्ड हुआ इस टर्मिनोलॉजी को यूज करके ओपनहाइम्स की डेफिनेशन, कि सिर्फ क्या सिविलाइज स्टेट ही इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट हैं क्या, और जो अकॉर्डिंग टू, देखिए सिविलाइज्ड और नॉन सिविलाइज स्टेट का हमने डिस्टिंग्विश देखा था कि कैसे जो स्टेट के सर्टेन लीगल रूल्स हैं और वो लीगल रूल्स कस्टम से नहीं डिराइव्ड हुए हैं, वो सर्टेन कमांड है सोवरेन की, और अगर वो आप नहीं उसे फॉलो करते हो तो दे आर सर्टेन सैंक्शन। अगर ऐसा नहीं है किसी स्टेट में, या कोई स्टेट है जो अपने कस्टमरी रूल से गवर्न होते हुए आ रहा है, तो उसे नॉन सिविलाइज स्टेट बोला गया और अदर स्टेट को सिविलाइज स्टेट बोला गया। ये एक सर्टेन डिस्टिंक्शंस थे पॉजिटिविस्ट के थ्रू। तो क्या सिविलाइज स्टेट में ही इंटरनेशनल लॉ ही सिर्फ सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का? इस पे भी ओपनहाइम की डेफिनेशन क्रिटिसाइज्ड हुई। नेक्स्ट, इसी को देखते हुए 9th एडिशन में ओपनहाइम्स की जो बुक है उसमें इंटरनेशनल लॉ की जो डेफिनेशन है उसको सर्टेन एक्सटेंट तक चेंज किया गया। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन वही है, ठीक है, लेकिन इसमें सर्टेन न्यू सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया, जैसे इंटरनेशनल लॉ इज बॉडी ऑफ रूल्स विच आर लीगली बाइंडिंग। यहाँ पे भी करेक्शन हुआ कि कंसिडर लीगली बाइंडिंग नहीं, विच आर लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट इन द इंटरकोर्स विद ईच अदर। दीज रूल्स आर प्राइमरी दोज विच गवर्न द रिलेशन ऑफ स्टेट। ये रूल्स क्या है? जो प्राइमरी गवर्न द रिलेशन ऑफ स्टेट, बट स्टेट आर नॉट ओनली सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ। पर अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड टू सम एक्सटेंट इंडिविजुअल को भी इन सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किया गया, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को भी इंक्लूड किया गया। ओपनहाइम की 9th एडिशन में जो उन्होंने अपनी बुक इंट्रोड्यूस करवाई उसमें उस डेफिनेशन में सर्टेन सब्जेक्ट्स पे एडिशन था। यहाँ तक चीज़ आई थिंक क्लियर है। ये डेफिनेशन इज वाइडर देन इन द सेंस दैट इट इंक्लूड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टार्क के डेफिनेशन पे। स्टार्क ने इंटरनेशनल लॉ को 1994 में डिफाइन किया। ओपनहाइम और स्टार्क की डेफिनेशन में, स्टार्क की डेफिनेशन अपडेटेड वर्जन है। नेक्स्ट, जब स्टार्क ने डिफाइन किया इंटरनेशनल लॉ को, तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन करते हुए बोला कि इंटरनेशनल लॉ कंपोज्ड है वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे रूल्स ऑफ कंडक्ट से जो स्टेट ऑब्जर्व करता है और फील करता है कि वो बाउंड है उन सारे रूल्स को फॉलो करने के लिए इन देयर रिलेशन विद ईच अदर। डिफरेंट नेशंस आपस में जब इंटर स्टेट कनेक्ट एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं तो वो सारे उन रूल्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ तक तो कॉमन डेफिनेशन है। स्टार्क की डेफिनेशन में जो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ऐड ऑन हुए हैं वो है कि द रूल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे रूल्स भी इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग की बात करते हैं, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फंक्शन विद ईच अदर एंड देयर रिलेशन विद स्टेट एंड इंडिविजुअल। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपस में जो भी रिलेशन को अपनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपस में अपने रिलेशन को गवर्न करने के लिए जो रूल की बात करते हैं वो भी इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल लॉ स्टेट के साथ और इंटरनेशनल लॉ इंडिविजुअल के साथ भी जो रूल्स से वो अपने रिलेशन को रेगुलेट करते हैं वो सारे भी इंटरनेशनल लॉ के ही सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है सर्टेन रूल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू इंडिविजुअल। सर्टेन रूल जो इंडिविजुअल के कंसर्न और नॉन स्टेट एंटिटीज़ के कंसर्न में भी हैं, जैसे ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट है या जैसे हेल्थ इश्यूज़ का कॉन्सेप्ट है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंसर्न है, एक्स्ट्राडिशन है, असाइलम है। तो ये सारे रूल्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल हैं एंड नॉन स्टेट एंटिटीज़ के भी अगर ऐसे कोई राइट्स या ड्यूटीज़ हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी
के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको रेगुलेट करना, तो वो सारे भी इंटरनेशनल लॉ के अंडर ही गवर्न होंगे. दिस डेफिनेशन हैज़ वाइडन द स्कोप बाय स्टेटिंग अलॉन्ग विद स्टेट एज अ सब्जेक्ट के अलॉन्ग इसने 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया. पहला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा इंडिविजुअल एंड अदर स्टेट एंटिटीज़. यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं. क्रिटिसिज्म में स्टार्क की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि स्टार्क ने प्रेजेंट में जो इंस्टीट्यूशन है या प्रेजेंट में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे तो बात की, पर कोई फ्यूचर क्लॉज की बात नहीं की कि ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर में कोई अदर ऑर्गेनाइजेशंस आए और वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट की इंटरनेशनल एंटिटी का स्टेटस ग्रांट हुआ, तो उनके बारे में स्टार्क की डेफिनेशन में कोई भी जिक्र नहीं है. तो इस क्लॉज की वजह से स्टार्क की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि अगर उन्होंने फ्यूचर के लिए भी अगर एक पॉइंट ऐड कर दिया होता तो ये डेफिनेशन फ्यूचर के लिए भी अप्लाई हो सकती. तो यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं. ओके, नेक्स्ट तो हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन बाय डिफरेंट जजेस, जिसमें फेनविक की बात हम करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू फेनविक, इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्पेसिफिक रूल्स विच आर बाइंडिंग अपॉन मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन, इन देयर म्यूचुअल रिलेशन. तो अकॉर्डिंग टू फेनविक, इंटरनेशनल लॉ के अंडर जनरल प्रिंसिपल और स्पेसिफिक रूल्स हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, अपने म्यूचुअल रिलेशन को गवर्न करने के लिए उन जनरल प्रिंसिपल और स्पेसिफिक रूल्स को एज अ बाइंडिंग कंसिडर करते हैं और उनको अपने गवर्नेंस के लिए एक्सेप्ट करते हैं. ये अकॉर्डिंग टू फेनविक इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन है. ग्रेग और बेरली की जो डेफिनेशन है वो सिमिलर है एज ओपनहाइम की डेफिनेशन, तो एक बार आप उसको कंसिडर कर लीजिएगा. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन गिवन बाय स्वेचनबर्ग. तो अकॉर्डिंग टू हिम, इंटरनेशनल लॉ लीगल रूल्स तो हैं. इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी बॉडी है ऑफ लीगल रूल्स जो 2 डिफरेंट सोवरेन स्टेट्स के रिलेशन को तो गवर्न करती ही करती है, पर सच अदर एंटिटीज़ हैव बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी. देखिए, स्टार्क की डेफिनेशन का जो क्रिटिसिज्म था कि उन्होंने फ्यूचर एंटिटी या फ्यूचर के क्लॉज को नहीं इंक्लूड किया था अपनी डेफिनेशन में, स्वेचनबर्ग ने उस चीज़ को कंसर्न करते हुए अपनी डेफिनेशन में ऐसी एंटिटीज़ की बात की जिनका हो सकता है कि ऐसी कोई एंटिटीज़ इन फ्यूचर इस्टेब्लिश हों जिसको बाद में इंटरनेशनल पर्सनालिटी का स्टेटस ग्रांट हो, तो वो सारी एंटिटीज़ भी जिस लॉ से गवर्न होगी वो भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट के अंडर आएगा. यहाँ तक चीज़ें क्लियर है. सो दिस डेफिनेशन इज़ वाइडर. ये जो डेफिनेशन है स्वेचनबर्ग की, ये वाइडर है इसी अप्रोच में. यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं. अब हम बात करेंगे 2 इम्पॉर्टेंट जजमेंट की जिसमें भी इंटरनेशनल लॉ को डिफ़ाइन किया है. इन क्वीन वर्सेस केन, लॉर्ड कॉडरिज ने 1876 में इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन करते हुए बोला कि इंटरनेशनल लॉ या लॉ ऑफ नेशन इज अ कलेक्शन ऑफ यूसेजेस विच सिविलाइज स्टेट हैव एग्री टू ऑब्जर्व इन देयर डीलिंग विद वन अनदर. डिफरेंट स्टेट अपनी डीलिंग में जो भी यूसेजेस, कलेक्शन ऑफ यूसेजेस को ऑब्जर्व करते हैं वो सारे लॉ ऑफ नेशन के पार्ट है. ठीक है, ये 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की डेफिनेशंस थी. ठीक है, जहाँ पे यूसेजेस को या कस्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं. अब इन वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कॉरपोरेशन वर्सेस आर, जो 1905 का केस है, इसमें जस्टिस लॉर्ड एवर्स्टोन ने ऑब्जर्व किया कि इंटरनेशनल लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स टू विच द नेशन हैव एग्रीड टू देयर ओन कंडक्ट टुवर्ड ईच अदर. अपने कंडक्ट को गवर्न करने के लिए जो एग्रीगेट्स ऑफ रूल हैं, जो नेशन एग्री करता है, वो सारे इंटरनेशनल लॉ है, वो ही इंटरनेशनल लॉ है. यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर है. होप यू गाइज विल जॉइन अस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. और डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे. थैंक यू सो मच.